दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे गुप्ता एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में गुप्ता एम्पायर की जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और किंग्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे गुप्ता एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट्स के बारे में और मिलिट्री अचीवमेंट्स क्या क्या थी और फ्यूडेटरीज का राइज कैसे हुआ। आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे रिलीजन के बारे में, आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, सोसाइटी के बारे में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में कौन सी नई नई डिस्कवरीज हुई और इन्होंने अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं, उन सब के बारे में हम आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आप पढ़ेंगे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अच्छे से। एडमिनिस्ट्रेशन इन गुप्ता एम्पायर। गुप्ता मौर्यन एम्पायर के बाद आए हैं। तो मौर्यन एम्पायर का जो एरिया था वो काफी बड़ा था, जिन पर मौर्यंस ने शासन किया। और इस तरीके से गुप्ता एम्पायर का एरिया भी जिन पर इन्होंने शासन किया वो भी काफी बड़ा था। तो मौर्यंस का जो सिस्टम था वो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जिसे गुप्ताज ने बोरो किया, लेकिन अपने अकॉर्डिंगली इन्होंने कुछ चेंजेस भी किए। और जो गुप्ताज ने नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अडॉप्ट किया वो था फ्यूडल डिसेंट्रलाइजेशन टाइप का। तो देखो, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का फर्क क्या है। सेंट्रलाइज में सारी पावर्स किंग के हाथ में होती है, सारे काम किंग अपने ऑफिसर्स के थ्रू करवाता है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि किंग तो होगा, लेकिन वो सारे काम अपने ऑफिसर से नहीं करवाएगा, बल्कि वो अपने राज्य को कई छोटे छोटे डिवीजन में डिवाइड कर देगा और इनके जो हेड होंगे वो बाकी सारे काम परफॉर्म करेंगे। ये फर्क है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुप्तास का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था? डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम था। ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। कैसे डिवाइड किया? सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन में डिवाइड किया था अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एडमिनिस्ट्रेशन था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेट किया गया गुप्ता एम्पायर के द्वारा, और विलेज में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इनको हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से कि ये कैसे थे, कैसे डिवीजन हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ गवर्नमेंट कैसा था, मतलब गवर्नमेंट किस तरीके की थी, मतलब कि जो सुप्रीम लीडर होगा वो उसको कैसे चूज किया जाएगा। तो मोनार्किकल एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब कि किंगशिप थी, राजशाही थी। राजा राजा ही सबसे सब काम संभालेगा। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन को रन किस की हेल्प से करेगा? उसके लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, मतलब मंत्री परिषद थी, जो राजा की एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में हेल्प करती थी या किसी भी डिसीजन में हेल्प करती थी। हालांकि फाइनल डिसीजन किंग का ही होगा। ठीक है, इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स हैं। अगर इनकी द्वारा जो दी गई एडवाइस है राजा को लगता है कि वो न्याय संगत है, फिर तो मान लेगा। अगर लगता है कि नहीं, तो फिर जो राजा का डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। राजा अपनी मर्जी से भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र था। ये राजा कुछ टाइटल्स अपहोल्ड करते थे जो गुप्ता किंग थे, जैसे परमेश्वरम का, महाराजा धीराज का, परम भट्टारक का। ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। और इस समय डिवाइन किंगशिप का कंसेप्ट काफी बढ़ गया था। डिवाइन किंगशिप का मतलब होता है कि राजा को ही भगवान का अवतार माना जाने लगा था। जैसे गुप्ता किंग को भगवान विष्णु का अवतार माना जाने लगा था। भगवान विष्णु को क्या माना जाता है? जगत का पालनहार और संरक्षक माना जाता है। और यही काम गुप्ता किंग का था, पालनहार और संरक्षक के रूप में, मतलब कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे और अच्छे से उनको न्याय मिल सके और उनकी जीविका वगैरह, खाने पीने का सब बंदोबस्त अच्छे से हो सके। ये सब काम भी राजा द्वारा किया जाएगा।
तो किंग को भगवान विष्णु के इनकारनेशन के रूप में माना जाने लगा, और यही डिवाइन किंगशिप का कंसेप्ट था। अब बात करते हैं रूल ऑफ सक्सेशन के बारे में। रूल ऑफ सक्सेशन का मतलब है कि राजा के का उत्तराधिकारी कौन होगा, राजा का उत्तराधिकारी का निर्णय कैसे किया जाएगा। तो पहले के समय होता था कि राजा का जो बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई रूल फिक्स नहीं था। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखो। चंद्रगुप्त प्रथम के दो बेटे थे, कचागुप्त और समुद्रगुप्त। कचागुप्त बड़ा बेटा था, लेकिन और समुद्रगुप्त छोटा बेटा, और राजा कौन बना, समुद्रगुप्त बना। ऐसे ही रामगुप्त और चंद्रगुप्त के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो राजा बना चंद्रगुप्त सेकंड, और कुमारगुप्त फर्स्ट की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए उत्तराधिकारियों की लड़ाई शुरू हो गई थी। अब ऐसा रूल ना होने की वजह से कुछ सामंत और जो बड़े बड़े ऑफिशियल थे, उनको भी इस मौके को भुनाने का अवसर मिल गया था। मतलब कि वो ऐसा राजा चाहते हैं जो उनके हितों की रक्षा करे, मतलब जो जो वो करना चाहे उनको करे, मतलब पपेट किंग चाहते थे। तो ऐसा रूल ना होने की वजह से ये लोग भी मौके का फायदा उठाने की कोशिश में रहते थे। अब हम बात करते हैं गुप्ता एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बारे में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 5 स्टार दे सकते हो आउट ऑफ 5। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है किसी भी एम्पायर की, आप आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछते ही हैं। देखो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ठीक है, इन पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। देखो देश या राज्य, जैसे हमारी कंट्री हम भारत है, वैसे ही उस समय साम्राज्य को कहते थे राज्य या देश। इसका हेड होता था महाराजा धीराज या महाराज या किंग। किंग इसका हेड होता था। फिर सेकंड यूनिट थी भुक्ति। भुक्ति मतलब जैसे स्टेट्स हैं, इंडिया की स्टेट्स है, जैसे हरियाणा है, तमिलनाडु है, केरला है, ये सब स्टेट है। इन स्टेट्स को उस समय क्या कहते थे, भुक्ति कहते थे। इनका हेड होता था उपारिक या गोप्ता, जैसे आज के टाइम में सीएम होता है, उस तरीके वैसे होते थे ये पोस्ट। जो थर्ड यूनिट थी वो थी विषया। विषया मतलब जैसे आज की डिस्ट्रिक्ट है, उस समय इसको विषय कहते थे, और इसका जो हेड होता था उसे बोलते हैं विषयपति। इसको आप एक तरह डीसी या डीएम लगा लो, वो होते थे। फिर फोर्थ यूनिट है वो थी विधि। ये तहसील, तहसील जो होती है आज के समय में वैसे ही थी, उन्हें बोलते थे विधि। तो इसको जो हेड करते थे वो थे आयुक्ता। ठीक है, फिर होते थे फिफ्थ यूनिट थी वो थी ग्राम, मतलब कि गांव। गांव का जो हेड होता था वो था ग्रामिक, और एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी जो ग्रामिक की हेल्प करती थी गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में, उसे बोलते थे महत्तर। ग्रामिक का मतलब आप सरपंच लगा लो, जिससे यार सरपंच होते हैं वो। ये जो स्ट्रक्चर था ये वेल ऑर्गेनाइज था और इफेक्टिव था। ये इंश्योर करता था प्रोस्पेरिटी, जस्टिस, और एम्पायर की स्मूथ फंक्शनिंग में भी इससे काफी हेल्प होती थी। और गुप्ता एम्पायर काफी बड़ा था, और इन यूनिट्स के थ्रू इतनी बड़ी टेरिटरी को स्ट्रॉन्गली जो है अपहोल्ड अपना राजा बनाए रख सकता था इन यूनिट्स के थ्रू। देखो प्रोविंस है, इसे बोलते हैं भुक्ता। हेड देखो जो बॉर्डर स्टेट है जैसे आज के समय में, उसे टाइम होती है बॉर्डर प्रोविंसेस, उसका जो हेड होता था उसे बोलते हैं गोप्ता या गोपना। और जो इंटरनल प्रोविंसेस होती थी, इंटरनल स्टेट्स होती थी, उनके हेड को बोलते थे उपारिका। ये या तो राजकुमार होते थे या कोई सामंत या नोबल होते थे। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट या अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे विषय, उसका हेड होता था विषयपति। और ये विषयपति जो डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन को रन करेगा, वो एक काउंसिल की हेल्प से करेगा। अब काउंसिल के मेंबर कौन से होंगे, नगर श्रेष्ठी, ये व्यापारियों का चीफ होता था। फिर आता है प्रथम कुलिका, ये जो आर्टिसन है, जैसे मूर्ति बनाने वाले, घड़े बनाने वाले, उनका हेड होता था। फिर आता है सार्थवाह, ये होता था जो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, उनका हेड होता था। फिर आता है प्रथम कायस्था, ये ब्यूरोक्रेसी का हेड होता था। ये चार लोगों की एक काउंसिल होती थी जो विषयपति को विषय
क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रन करने में हेल्प करते थे। गिल्ड्स, इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। गिल्ड्स क्या होता है, देखो, जो सेम एक ही काम करने वाले लोगों के एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं ताकि वो अपने मेंबर्स की हितों की रक्षा कर सके, उसे बोलते हैं गिल्ड्स। जैसे जो मूर्ति बनाने वाले हैं वो सभी क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे और अपना एक हेड चुन लेंगे, मतलब अपना एक मुखिया चुन लेंगे। और वो मुखिया क्या करेगा, इस एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से रन करेगा। और जो भी आर्टिस्ट या मूर्ति बनाने वाला कोई भी जो रूल डिसाइड करेंगे भी, कितने घंटे काम करना है, आप वर्क आवर क्या होंगे, और ये रूल और रेगुलेशन मानने हैं, प्राइस ये रखा जाएगा, इस लेवल से ज्यादा प्राइस नहीं रख सकते। अगर ये सब रूल वो मूर्ति बनाने वाला नहीं मानता है तो उनको पनिशमेंट भी करते थे जो हेड होते थे गिल्ड के। तो इसलिए इनके पास एक जुडिशियल पावर भी होती थी। ये अलग अलग जो आर्टिस्ट थे या ट्रेडर्स थे, जो कपड़े बनाने वाले थे, इन सभी की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थी। तो गिल्ड्स क्या है, एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल एंगेज्ड इन द सेम ट्रेड क्राफ्ट और प्रोफेशन। जैसे मूर्ति बनाने वाले हैं, इनकी अलग अलग गिल्ड होगी, जो व्यापारी हैं, इनकी अलग गिल्ड होगी, जो कपड़ा बनाने वाला है, उनकी अलग गिल्ड होगी, और जो तेल का काम करते हैं उनकी अलग गिल्ड होगी। इनको कुछ इम्यूनिटीज भी दी जाती थी, जैसे कि ये जुडिशियल पावर है इनके पास, अपने लोगों को, अपने मतलब जो मेंबर्स हैं उनको पनिश कर सकते थे अगर वो रूल एंड रेगुलेशन को नहीं मानते थे तो। और भी कई तरह की इनको छूट प्राप्त थी। इनका एरिया, ये गिल्ड किस किस एरिया में वर्क करती थी, मध्य प्रदेश का एरिया है, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, और नॉर्थ बंगाल वाला ये रीजन है। ये भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट के तौर पर पूछा गया है। ये देखो, ब्लू कलर मतलब यूपीएससी में किसी पेपर में आया है, तो ये यूपीएससी सीएससी प्री में पूछा जा चुका है। गिल्ड क्या होती है, ठीक है। ये देखो, ये सर्टन इम्यूनिटी एंजॉय करती थी, और गिल्ड क्या करती थी, वेज, रूल ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड और प्राइस को फिक्स किया जाता था गिल्ड के द्वारा अपने मेंबर्स के लिए, कि इतने इतनी मजदूरी देनी है, इतने घंटे काम करना है, ये स्टैंडर्ड होगा आपके प्रोडक्ट का, और इस कीमत से ज्यादा या इसकी इतनी कीमत तक आप एक प्रोडक्ट को बेचोगे। इनके पास जुडिशियल पावर होती थी, मतलब ये अपने मेंबर्स को अगर वो रूल और रेगुलेशन नहीं मानते थे उनको पनिश कर सकती थी गिल्ड ही। और इसका हेड जो होता था वो किंग नहीं होता था, वो उन्हीं मेंबर्स में से चूज किया जाता था। ये भी स्टेटमेंट पूछा जा चुका है कि गिल्ड का हेड कौन होता था, किंग होता था, तो वह आएगा नहीं, बल्कि उसके मेंबर्स में ही चूज किया जाता था। ये देखो, इसका जो एरिया है, वर्किंग एरिया था गिल्ड का, कहाँ कहाँ पाई जाती थी, नॉर्थ बंगाल वाले रीजन में, बिहार में, उत्तर प्रदेश वाले में, और मध्य प्रदेश के आसपास के कुछ एरियाज में। ये इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में। अब बात करते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। विलेज को कहते थे ग्राम उस समय, ग्रामिक मतलब सरपंच, और महत्तर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी। ये ऑर्गेनाइजेशन में कौन होते थे, जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते थे वो सब होते थे, और वो सरपंच के डिसीजन में हेल्प करते थे। और जो भी गांव की जमीन होती थी उसमें क्या क्या कार्य करना है, उस पे क्या कुछ होगा, वो इस महत्तर की अप्रूवल के बिना सरपंच अकेले ही ये सब डिसाइड नहीं कर सकता कि इस लैंड पर क्या क्या होगा। उसके लिए इस महत्तर की अप्रूवल की जरूरत होती थी। फिर ये बाद में सही कर दूंगा मैं आपको, डिवीजन है, ये पूछी जा चुकी है कि साम्राज्य को राज्य या राष्ट्र में कहते थे। फिर प्रोविंसेस डिस्ट्रिक्ट लेवल से भुक्ति या देशा कहते थे, डिस्ट्रिक्ट को विषय कहते थे, सब डिस्ट्रिक्ट मतलब कि तहसील लेवल को विथि, और गांव जो विलेज है उसको कहते थे ग्राम। ठीक है, ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि एक ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि सामंतों का उदय हुआ गुप्ता के टाइम में। मौर्य के टाइम में क्या था कि सामंतों का उदय नहीं हुआ था इतना, कोई थोड़े बहुत थे, लेकिन गुप्ता के टाइम में बहुत ज्यादा थे, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम था ना। तो चाणक्य ने ऐसा सिस्टम डिजाइन किया गया था कि आने वाले समय में इंटरनल विद्रोह ना हो। तो ये सामंत, इसलिए उन्होंने सामंत व्यवस्था को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जगह ही नहीं दी। लेकिन
गुप्ताओं के समय में सामंतों का उदय होना शुरू हो गया था। देखो सामंतों का क्या कंसेप्ट है। तीन चीज है। राजा है, राजा अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करेगा किससे? ऑफिसर से। फिर आते हैं टेम्पल और प्रीस्ट, और थर्ड पॉइंट आएगा कुछ किंग्स या लैंडलॉर्ड्स। देखो जो ऑफिसर हैं, मौर्य के समय में सब ऑफिसर्स को कैश में पेमेंट दी जाती, सैलरी जो है कैश में दी जाती थी। लेकिन गुप्ता के टाइम में क्या था कि जो हायर ऑफिशियल थे उनको कैश में पेमेंट की जाती थी, सैलरी मतलब की। और जो लोअर लेवल वाले थे उनको लैंड दे दी जाती थी, ताकि वो इससे लैंड से रिवेन्यू कलेक्ट करें और उसको एज ए सैलरी में यूज करें। टेम्पल और मंदिर के पुजारियों को भी एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, जो मंदिर और उस पुजारी के खर्च के लिए जो भी पैसा है वो इस जमीन से जो भी रिवेन्यू कलेक्ट होगा उससे काम चलेगा। ये रिलीजियस और एजुकेशनल पर्पसेस दोनों के लिए इसका यूज होगा, इस जमीन का। ठीक है। अब बात आती है छोटे छोटे राजाओं की और कुछ जमींदारों की। ये क्या करते थे कि, एक सेकेंड, रेवेन्यू को, इस जमीन से जो भी रेवेन्यू होगा उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे और कुछ हिस्सा राजा को देंगे। ठीक है। और जो हिस्सा ये खुद रखते थे, उस हिस्से उस हिस्से का क्या करते थे ये, उस एरिया का लैंड एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे और लैंड एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे और उस एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये रन करते थे। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये लोग सेना सेना अब लैंड एंड ऑर्डर के लिए इनको सेना रखनी पड़ेगी। ठीक है। और जब भी राजा को युद्ध के लिए सेना की सहायता की जरूरत होती थी, तो ये जो सामंत थे राजा को सेना की सहायता प्रोवाइड करते थे। इनको क्या होता था कि हर साल हाजिरी लगानी होती थी राजा के दरबार में। ठीक है। टैक्स या रिवेन्यू कलेक्ट किया है वो भेजना होता था। और तीसरा, अपनी जो बेटियां हैं उनकी शादी राजा के बेटों से करनी होती थी। ठीक है। ये समझ आ गई। अब आगे देखते हैं यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। ये बॉर्डर के आसपास के एरिया या कुछ लैंडलॉर्ड थे, उनको जमींदार थे, उनको ये अथॉरिटी दी गई थी लैंड रखने के लिए। तो उनकी तीन मेन ड्यूटी होती थी। एक तो एम्परर के दरबार में जो है हाजिरी लगानी होती थी और सम्मान प्रकट करना होता था राजा के प्रति। ट्रिब्यूट मतलब गिफ्ट वगैरह और टैक्सेस जो उस जमीन से कलेक्ट किए जाते थे वो देने होते थे। और अपनी बेटियों की शादी करनी होती थी रॉयल फैमिली में, मतलब कि राजकुमारों से। इसके बदले में इनको क्या मिलता था? ये रॉयल चार्टर दिया जाता जिस पर गरुड़ा सी लगी होती थी। और ये उस लैंड उस वाले एरिया पर ये क्या करते, शासन कर सकते थे एक तरीके के राजा के अधीन रहकर ही। और फिर सेकंड पॉइंट है कि जमीन दी गई थी किनको? ब्राह्मण्स को और मंदिरों को भी। ये जो भूमि होती थी ये टैक्स फ्री होती थी हमेशा के लिए। और इनमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे उनका कोई दखल नहीं होता था। और जो गुप्ता डायनेस्टी के किंग है, उन्होंने सबसे ज्यादा जो है गांवों की संपत्तियों गांवों की जमीन को मंदिरों और ब्राह्मण को दान किया था। ये पॉइंट पूछा जा चुका है, ध्यान में रखना। तो इनका भी वही काम था, टैक्स कलेक्ट करना किसानों से, विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन करना, और कभी कभी पनिश भी करते थे जो क्रिमिनल एक्टिविटी करते थे। जो मंदिरों और पुजारियों को टैक्स फ्री भूमि दी जाती थी उसे बोलते थे अग्रहारा। ये एजुकेशनल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए होती थी। और जो अकेले ब्राह्मणों को टैक्स फ्री लैंड दी जाती है उसे बोलते हैं ब्रह्मदेय। ठीक है।
देखो कुछ ऑफिसर्स को भी पेमेंट की जाती थी, कुछ को कैश के तौर पर दी की जाती थी, कुछ को जमीन दे करके सैलरी में पेमेंट की जाती थी। एक ये इंपॉर्टेंट फीचर है गुप्ता एम्पायर का कि स्मॉल नंबर्स ऑफ ऑफिशियल्स, जो मौर्यंस के समय थे उसमें जो ऑफिसर्स थे उनका नंबर बहुत ज्यादा था, मतलब वो ज्यादा संख्या में थे, लेकिन गुप्ता के समय में ऐसा नहीं है। गुप्ता के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनके नंबर कम है, क्योंकि सम किंग है, वही सारे रिवेन्यू कलेक्शन का, लॉ एंड ऑर्डर का काम सारा जो है वो किंग के ऑफिसर ही देखेंगे। लेकिन गुप्ता वाले में क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर, रिवेन्यू कलेक्शन, बाकी सब काम जो है जो सामंत थे ये लोग देखते थे, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफिशियल की जरूरत नहीं होती थी, सामंत ही जिस एरिया के जमीन उसको दी गई है उस सारे एरिया का काम कौन देखेगा, सामंत ही देखेंगे। इसलिए गुप्ता एम्पायर के समय में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का नंबर है वो कम है। ये देखिए ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है वो मौर्यंस की तरह ज्यादा इलेबोरेटिव नहीं था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर है गुप्ता एम्पायर के समय सबसे बड़ा वो थे कुमार मात्यास, या आईएएस अफसर होता था, एक तरीके से कह सकते हो आप, जो चीफ सेक्रेटरी है वो। और गुप्तास क्या थे, वो खुद वैश्य थे, इसलिए जो ज्यादातर ऑफिसर्स होंगे वो अपर कास्ट से नहीं होंगे, उसमें अपर कास्ट भी होंगे, मिडिल कास्ट भी होंगे, और लोअर कास्ट के लोगों को भी वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के तौर पर। अब एग्रीकल्चर और लैंड के बारे में पढ़ते हैं। लैंड रिवेन्यू मेन सोर्स ऑफ इनकम था गुप्ता डायनेस्टी का, और लैंड्स पर जो टैक्सेस है वो बढ़ रहे थे, जबकि ट्रेड एंड कॉमर्स से जो टैक्स प्राप्त होता है वो कम हो रहे थे। ये पॉइंट याद रखना आप। और कितना लैंड लैंड रिवेन्यू टैक्स कितना था, वो था टोटल प्रोडक्शन का 1/6। ये जो है रिलीजियस टेक्स्ट में दिया गया, मतलब कि धार्मिक पुस्तकों में ये मेंशन है, और ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। लैंड रिवेन्यू टैक्स को कहते थे उद्रांग या भाग, ये होता था 1/6 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लैंड, भूमि कितने तरीके की थी। पहला है क्षेत्र, जिस पर खेती की जा सकती थी। दूसरे है शिला, जो कल्टीवेबल नहीं थी, जैसे पथरीली जमीन हो गई या रेगिस्तान वाली जमीन हो गई जहां पर खेती नहीं की जा सकती, उसे कहते हैं शिला। और थर्ड टाइप ऑफ लैंड इज वास्तु, जहां पर लोग घर वगैरह बना करके रहते थे। और तीसरी थी अपरहटा, ये अनकल्टिवेबल लैंड थी, या जंगली जमीन जो होती थी, नदी किनारे पेड़ पौधों वाली जमीन, उसे बोलते हैं अपरहटा। ये पूछा जा चुका है, ये पॉइंट इस पर ध्यान रखना। ये मेजरमेंट, लैंड मेजरमेंट कैसे किया जाता था, यह है नाला। ये एक लोहे की रोड होती थी, इससे लैंड का मेजरमेंट किया जाता था। यह है उंगले, उंगल से इतना सा एरिया, वो जो है 0.9 कुछ समथिंग की कुछ है ये, मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसे बोलते थे अंगुला। और एक और है स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो है कुलव्यापा, कुलयावापा, सॉरी, कुल्यवापा। और फिर है सबसे बड़ी यूनिट जो है वो है द्रोण व्यापा, और जब कई द्रोण व्यापा मिल जाते थे तो वो एक बड़ी यूनिट बनती थी लैंड मेजरमेंट की, जिसे बोलते हैं निवृतन। ये पूछे जा चुके हैं दोनों, ये भी, ये भी। ठीक है, एक ऑफिशियल था जो लैंड को मेजर करता था, उसे बोलते हैं क्षेत्रकारा, क्षेत्रकारा, जिसे हम पटवारी भी कह देते हैं आज के समय में, यूपी में कहते हैं इसे लेखपाल। ठीक है, ये मैंने बता दिया है। ये पूछा जा चुका है अपरहरा, ये भी लैंड मेजरमेंट के सिस्टम मैंने बता दिया, ये पूछे जा चुके हैं। बात करते हैं विष्टि। ये गुप्ता एम्पायर का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, विष्टि या फोर्स लेबर। विष्टि का मतलब होता है कि आपसे काम करवा ले और आपको पैसे ना दे, वो हो गया विष्टि। मतलब कि गुप्ताओं के टाइम में क्या था कि लोगों को जब भी जरूरत होगी राजा उनसे काम करवा सकता है फ्री में,
उसके बदले उसको पैसे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। और इट वाज कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ इनकम और दी स्टेट, मतलब कि ये एक तरीके से टैक्स है। ठीक है। अब इसके वो पूछ सकता है कि विस्टी वाज ए टैक्स ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, तो आप कहेंगे यस। और विस्टी वाला काम करना मतलब कि फोर्स लेबर करने के लिए परिवार में से कोई भी जा सकता है, सिर्फ बड़ा बेटा जाएगा ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं था। ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ये यूपीएससी में पूछा है, ध्यान रखना कि विस्टी वाज ए टैक्स, यस। और दूसरा कि क्या केवल बड़ा बेटा ही जो है वो टैक्स पे करेगा विस्टी के लिए, मतलब भी जाएगा, ऐसा नहीं, परिवार में से कोई भी जा सकता है। तो क्या क्या विस्टी में क्या क्या काम करवाए जा सकते थे? जो राजा का जो क्या बोलते हैं फोर्ट है वो बनाने के लिए, मंदिर वगैरह निर्माण में विष्टियों का यूज होता था। नहर का निर्माण करवाना है, कुएं खुदवाने हैं, कोई बांध का निर्माण कराना है, उसमें भी विष्टि विष्टि वाले लोगों का यूज होता था। रोड का निर्माण करवाना है या मेंटेनेंस करवानी है, उसमें भी इन लोगों का यूज होता था। या कभी कभी इमरजेंसी के टाइम में रॉयल आर्मी में भी सर्व के लिए भी सर्व करना पड़ सकता है, जैसे बैग जो भी गट्ठर वगैरह उठा के ले जाने हैं, ट्रांसपोर्ट के वेपन बनाने हैं, जंगल को काटना है, उन सब के लिए भी विष्टि वाले लोगों का यूज हो सकता था। ये हमें सोर्स कहाँ से मिलता है? ये गुप्ता की कॉपर इंस्क्रिप्शन है, उसमें विष्टि का जिक्र है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में भी इसके बारे में बताया गया है। और ये गुजरात और मालवा वाले रीजन में इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। जुडिशियल सिस्टम कैसा था गुप्ता के टाइम में? तो फर्स्ट टाइम जो है गुप्ता के टाइम में सिविल और क्रिमिनल लॉ को क्लियरली डिफाइन और डिमार्केटेड किया गया था कि क्रिमिनल लॉ कौन से होंगे और सिविल लॉ कौन से होंगे। तो क्रिमिनल लॉ में चोरी और अडल्ट्री तो क्रिमिनल लॉ माना जाएगा, और प्रॉपर्टी और फैमिली मैटर्स को सिविल लॉ के रूप में डिफाइन किया गया था। और इस समय में कई सारी लॉ पर किताबें भी लिखी गई थी। और जो गुप्ता का लॉ सिस्टम था वो वर्णा पर बेस्ड था, मतलब कि ब्राह्मण के लिए कैसी सजा होगी, क्षत्रियो के लिए कैसी सजा होगी, वैश्य और शूद्रों के लिए किस तरीके की सजा होगी। और फाइनल जज कौन होता था? फाइनल जज किंग ही होता था। फाइनल जजमेंट किंग ही देंगे, और किंग का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। कितने तरीके के कोर्ट होते थे? 4 तरीके के कोर्ट होते थे। पहला था किंग, जो किंग का जो दरबार लगता था उसमें भी कुछ लोग जाते थे फरियाद लेकर के। सेकंड टाइप ऑफ कोर्ट इज पूगा, ये जो ग्राम पंचायत जो झगड़े सुलझाती थी, एक गांव में जो भी झगड़ा हो गया उस पंचायत को बोलते थे पूगा। थर्ड है श्रेणी या प्रोफेशनल कोर्ट्स। मैंने आपको गिल्ड बताया था, तो गिल्ड जो कार्य करती थी रूल एंड रेगुलेशन को डिसाइड करने के लिए, और अपने जो गिल्ड के लोगों को पनिश करने के लिए, या जो भी लड़ाई झगड़े हो गए या रूल एंड रेगुलेशन नहीं मानेंगे, उन सब झगड़ों का निपटारा कौन करेगा? वो श्रेणी करेगी। और फोर टाइप ऑफ कुल्ला कुल, इसका मतलब है कि जैसे एक फैमिली में डिस्प्यूट हो गया तो फैमिली के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो बैठ के डिसाइड कर देंगे। या एक ही कुल या एक ही जाति के लोगों में कोई झगड़ा फसाद हो गया तो वो उसी जाति के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लोग बैठकर ही उस झगड़े को निपटारा करते हैं। उस कोर्ट को बोलते हैं कुल। इस तरीके से 4 टाइप की कोर्ट थी गुप्ता के टाइम में। जुडिशियल ऑफिशियल कौन से थे? महादंड नायक थे, प्राड़विका थे, और कायस्थ। ये क्या करता था? जो भी जजमेंट दी जाती थी उनका रिकॉर्ड रखता था। लैंड ट्रांजेक्शन का भी ये रिकॉर्ड रखता था। और इसे अक्षपटल, मतलब कि ये रिकॉर्ड रूम था, जो भी जजमेंट दी गई है या जो भी लैंड का रिकॉर्ड है वो सब जो है अक्षपटल में रखा जाता था, ताकि आगे भी कोई डिसीजन वगैरह देना है तो साक्ष्य उसके लिए जो भी होंगे वो इसी अक्षपटल से लिए जाएंगे। मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी किस तरीके की थी? तो गुप्ता के समय में 4 टाइप की आर्मी थी, जिसे बोलते चतुरंगनी सेना। तो अश्व सेना, घोड़ों घोड़ों वाली सेना थी, पैदल सैनिक भी थे, हाथियों की भी सेना थी। ये टैंक के तौर पर काम करते थे, जैसे आज टैंक का काम है
उसी तरीके में हाथियों का काम था। और चौथी जो सेना का टाइप है वो था नेवी या नौसेना। हाथियों का जो कमांडर इन चीफ होता था उसे बोलते थे महापीलुपति। ध्यान रखना। ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखो, ये मिनिस्टर्स कौन से थे मिलिट्री से रिलेटेड? किंग अथा महासंधि विग्रह, जो मिनिस्टर होता था वार और पीस का, जिसके हाथ में होती थी फॉरेन पॉलिसी होती थी, वार को डिक्लेयर वार करना है या नहीं करना है, या पीस ट्रीटी को ड्राफ्ट करने की अथॉरिटी महासंधि विग्रह के पास होती थी। फिर था महाबलिधिकृत, ये कमांडर इन चीफ होता था आर्मी का। फिर आता है बलाधिकृत, ये इंडिविजुअल आर्मी जो पैदल सैनिक होते थे उनका कमांडर होता था। फिर आता है रण भंडारी का, जो सप्लाई वगैरह सैनिकों को देनी है खाने पीने की और वेपन्स वगैरह की, वो इसके अंडर में आती थी। और फिर आता है भारशवपति, ये जो घोड़ों वाली सेना है उसका कमांडर इन चीफ होता था। चल जाओ। ठीक है। राजा के पास बड़ी सारी आर्मी होती थी जो परमानेंट थी, वो राजा के ही अंडर में रहेगी। सामंत भी कभी कभी जो है अपनी सैन्य सहायता प्रोवाइड करवाते थे जब राजा को इसकी जरूरत होती थी। जैसे मान लो ये इंडिया का मैप है, यहाँ का एक सामंत है। राजा को जब इस एरिया में अगर आक्रमण करना है तो राजा जब इस एरिया से गुजरेगा तो इस एरिया के जो भी सामंत होंगे, ये सब एरिया के, ये राजा को सैन्य सहायता प्रोवाइड करवाएंगे ताकि इस एरिया पर कब्जा किया जा सके। ठीक है। जो घोड़ों वाली सेना थी इस समय, उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी इस समय। और पुलिस में देखा, एक था दंड पाशिका होता था, जो आज के समय में एसएचओ है वो कम दंड पाशिका का होता था। और पुलिस के अदर ऑफिसर जैसे चट्टा और भट्ट, जैसे एसआई और कांस्टेबल जो है आज के समय में, वो चट्टा और भट्ट उस समय के ऐसे ही ऑफिशियल थे। ये आप पढ़ लेना बाद में। ये मैंने आपको बता ही दिए हैं कि महाबलाधिकृत कौन होता है, महादंडनायक कौन होता है, महाप्रतिहारा कौन होता है, ये आप बाद में देख लेना। ये इंपॉर्टेंट है, इनसे भी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। जो जो पूछे गए हैं वो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, इनमें ये सब लगभग मैंने बता ही दिए हैं आपको सारे। ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सोसाइटी, रिलीजन, आर्ट एंड कल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे।